आज हम अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से जीओसी के बारे में जो बातचीत करेंगे वो होगा डांसिंग रेजोनेंस। ध्यान देना, इससे पहले आप इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन पढ़ चुके हैं और आज हम बातचीत करेंगे डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस एक्चुअली है क्या? ध्यान देना, मैं यहाँ पे कहूँगा DANCING डांसिंग, यहाँ कहेंगे रेजोनेंस। ध्यान देना, ये मैं डांसिंग रेजोनेंस के बारे में बातचीत करूँगा। तो आप कहेंगे कि डांसिंग रेजोनेंस शो कौन कंपाउंड करते हैं? आप कहेंगे कि यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस सोज साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन डांसिंग रेजोनेंस शो करेगा। अब ध्यान देने वाली बात है, मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन है कैसा स्ट्रक्चर? ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूंगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे CH2 पॉजिटिव चार्ज और इस पॉइंट पे आप कहेंगे ये ऐसा होगा, तो इसका नाम है मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। ध्यान देना, एक्चुअली जब मैं देखूंगा तो इस कार्बन और इस कार्बन, सारे कार्बन का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बातचीत करूं, यहाँ पे मैं बातचीत करूंगा ये कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो मिलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन तो आप कहेंगे कि sp3 मिलेंगे और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो यहाँ जो एंगल मिलनी चाहिए ये तुम्हारा मिलनी चाहिए 109.28 मिनट, इतना मिलना चाहिए। बट एक्चुअल एंगल के बारे में बातचीत करोगे, बट एक्चुअल आप कहेंगे जो एंगल जो मिलेंगे यहाँ पे आप कहेंगे ये 60 डिग्री मिलेंगे, 60 डिग्री। तो यहाँ जो तुम्हारे एंगल हैं ये तुम्हारे 60 डिग्री हैं, यहाँ भी हैं ये तुम्हारे 60 डिग्री मिलेंगे, इधर भी आपका 60 डिग्री मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात है। अगर मैं यहाँ एंगल स्टैन के बारे में बातचीत करूँ, यहाँ पे एंगल स्टैन, यहाँ अगर मैं एंगल स्टैन के बारे में बातचीत करूँ तो एंगल स्टैन का जो फॉर्मूला होता है तो ये होता है हाइब्रिडाइज्ड एंगल, हाइब्रिडाइज्ड आप कहेंगे एंगल माइनस गिवन एंगल, आप कहेंगे गिवन एंगल बाय आप कहेंगे 2। तो ध्यान देने वाली बात है, हाइब्रिडाइज्ड जो एंगल होनी चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 16/2, आप कहेंगे यहाँ 49 डिग्री 28 मिनट बाय आपका 2, तो यहाँ जो मिलेंगे 24 पॉइंट आप कहेंगे डिग्री 6 मिनट, यानी आप कहेंगे 4 मिनट्स के आसपास आएंगे। तो ध्यान देना, एक्चुअली अगर मैं बातचीत करूं तो साइक्लोप्रोपाइल ये जो रिंग हैं ये कंप्लीटली अनस्टेबल हैं। यहाँ जो आप कहेंगे ये कंप्लीटली अनस्टेबल हैं, कंप्लीटली आप कहेंगे अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है क्योंकि यहाँ पे एंगल होनी चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, बट यहाँ पे 60 डिग्री है। जब ये अनस्टेबल है तो आप कहेंगे कि ये हर समय अपना स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा। तो स्टेबिलिटी गेन कैसे होगा? तो ध्यान देना, इसमें जब अपने स्टेन है और ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स है तो आप कहोगे कि ये अपने आप ब्रेक होकर के यहाँ पे आ जाते हैं। और ध्यान देना, इस कार्बोकेटाइन में वैकेंट p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे। आप कहेंगे यहाँ जो आपको मिलेंगे, आप कहेंगे वैकेंट p ऑर्बिटल्स मिलेंगे। और ध्यान देना, ये जब मूव करके यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव मिलेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है,
ये यहाँ से यहाँ पे भी आ सकता है। तो ध्यान देना, यहाँ निगेटिव और ये पॉजिटिव मिलकर के बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव। अगर ये इधर से टूट सकते हैं तो ये इधर से भी ब्रेक हो सकते हैं। रिंग अनस्टेबल है, कंप्लीटली अनस्टेबल, सो रिंग क्लीवेज, रिंग क्लीवेज CLEA, सो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सो रिंग, आप कहेंगे क्लीवेज। अगर रिंग क्लीवेज होगा तो ध्यान देना, यहाँ दो टाइप से रिंग को क्लीवेज कर सकते हैं। जब दो टाइप से करेंगे, फर्स्ट मैं इसको मान लूँ, सेकेंड अगर मैं इसको मान लूँ, ध्यान देना ये उठ करके इधर आएंगे तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और ये निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, और बॉन्ड बना लेंगे तो ये दिखाई देंगे CH2, और यहाँ पे आप बातचीत करेंगे ये कुछ इस तरह से, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, अगर मैं सेकंड कंडीशन के बारे में बातचीत करूँ, अगर ये इस साइड से ब्रेक हो जाते हैं तो यहाँ पे आप कहेंगे कि निगेटिव चार्ज आएंगे, निगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्ड बना लेंगे तो ये स्ट्रक्चर होगा CH2, यहाँ आप कहेंगे CH पॉजिटिव चार्ज, यहाँ कुछ इस तरह से। ध्यान देना, यहाँ जो तुम्हारे ऑर्बिटल्स वैकेंट हैं ये p ऑर्बिटल्स, ये इस टाइप से है, बट यहाँ पे जब बातचीत करेंगे हम तो ये जो बाउंड आपको दिख रहा है एक्चुअल में ये सीधा बाउंड नहीं है। यहाँ जो आपका हाइब्रिडाइड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ध्यान देना, ये तुम्हारे ये बेंट होकर के बाउंड बनाए हैं, ये बेंट होकर के बाउंड, ये यहाँ पे ये इस टाइप से बेंट होकर के बाउंड बनाए हैं। यहाँ ये इस टाइप से ये बेंट होकर के होते, यहाँ जो है ना ये बेंट है। जब इसमें रिपल्सन होगा तो ये खुद आप कहेंगे कि इसके साथ बाउंड बना लेंगे, ये अपने आप बाउंड बना लेंगे। अब बाउंड बना लेंगे तो फर्स्ट कंडीशन में ये स्ट्रक्चर होगा, सेकंड कंडीशन में ये स्ट्रक्चर होगा। अब सुनने वाली बात है, इसको डांसिंग क्यों कहते हैं? एक्चुअली जब कोई डांस करते हुए आदमी को देखोगे, डांस करते हुए किसी भी पर्सन को अगर देखोगे, कभी वो इधर घूमेगा, कभी वो उधर घूमेगा, कभी नीचे घूम करके भी नागिन डांस होने लगता है। तो आप कहेंगे डांस में मीन्स कोई भी आदमी का मूवमेंट डिफरेंट टाइप से चेंज होता है, डिफरेंट टाइप से चेंज होता है तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करता है। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है तो आप कहेंगे कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आएंगे। पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी, मीन्स पॉजिटिव चार्ज इस सेंटर के अराउंड चारों स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डांसिंग। एक्चुअली डांस नहीं होता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑल डायरेक्शन में होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं डांसिंग रीजन। ध्यान देना, ये स्ट्रक्चर ये और ये, इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूँ। ध्यान देना, CH2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ आपका कुछ इस तरह से था, तो ध्यान देना पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप कहेंगे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो सकता है और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो सकता है, और आप जानते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होता है। तो ध्यान देने वाली बात है, जब हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, जो रियल स्ट्रक्चर बना दूं, तो ध्यान देना ये बाउंड आप कहेंगे कि यहाँ सिंगल है, यहाँ सिंगल है और यहाँ बाउंड है भी नहीं, तो यहाँ पे बाउंड हो भी सकता है नहीं। ध्यान देना इसके बारे में, यहाँ सिंगल बाउंड है, यहाँ बाउंड नहीं है, तो यहाँ बाउंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ सिंगल है और यहाँ पे डबल है, तो यहाँ आप कहेंगे सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। तो इस टाइप से जब हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ डबल बाउंड, यहाँ आप कहेंगे कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर मिलेंगे, और यहाँ देखना ये मैंने कुछ इस तरह से बनाया क्योंकि यहाँ सिंगल डबल दोनों है, बट यहाँ पे कंप्लीटली सिंगल बाउंड है, और यहाँ पे देखोगे ये सिंगल डबल दोनों है। तो एक पॉजिटिव चार्ज ऊपर भी रख सकता है, इस पॉइंट पे रहा तो ये पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉइंट पे आया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान देना
पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 स्पेस पे हुआ है, तो आप कहेंगे इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा 1/3 होगा, यहाँ भी आप कहेंगे 1/3 और यहाँ पे आप कहेंगे 1/3, और इस स्ट्रक्चर को कहूँगा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज कभी इधर घूमा, कभी उधर घूमा, कभी नीचे बैठ गया, तो आप कहेंगे इस टाइप के रेजोनेंस को हम डांसिंग रेजोनेंस कहेंगे। और ये ओनली एक ही कंपाउंड्स में बनेगा, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइंस के साथ। पहले आप इतना को लिख लीजिए। चलिए यहीं पे अब हम बातचीत करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। ध्यान देना, यहां हम बातचीत करेंगे एप्लीकेशन ऑफ, यहां कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन एप्लीकेशन मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन का हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ मैं कुछ यूज के बारे में बातचीत करूँ या एप्लीकेशन के बारे में बातचीत करूँ, तो पहला जो हम देखेंगे वो बाउंड रोटेशनल एनर्जी के बारे में। आप कहेंगे बाउंड, यहाँ रोटेशनल एनर्जी के बारे में बातचीत करूँगा, रोटेशनल एनर्जी के बारे में बातचीत करूंगा। पहला एप्लीकेशन मैं इसी के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, दूसरा जो मैं बातचीत करूंगा, दूसरा मैं बातचीत करूंगा स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट के बारे में। ये इंटरमीडिएट, ध्यान देना, इंटरमीडिएट में जो तेरे को मिलेंगे कार्बोकेटाइन, कार्बोनायन और फ्री रेडिकल मिलेंगे। ध्यान देना, इसमें आपको मिलेंगे, आप कहेंगे कार्बोकेटाइन मिलेंगे और यहाँ पे कहेंगे CARB, कार्ब एनायंस मिलेंगे और यहाँ आपको फ्री रेडिकल मिलेंगे, फ्री रेडिकल मिलेंगे, ये फ्री रेडिकल मिलेंगे। इस 3 चीज़ का हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, इस 3 पार्ट्स का देखेंगे। ध्यान देना, 3 पार्ट्स को देखने के बाद ये जो तीसरा पार्ट्स आपको मिलेंगे, ये तीसरा में हम देखेंगे बाउंड लेंथ एंड बाउंड एनर्जी के बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ आप कहेंगे बाउंड लेंथ एंड बाउंड एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। एनर्जी, ध्यान देना, ये फोर्थ जो है, फोर्थ एसिडिक एंड बेसिक नेचर के भी बारे में बताएंगे। आप कहेंगे एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड, नेचर ऑफ, यहाँ कंपाउंड के बारे में बातचीत करेंगे। ध्यान देना, इसके बाद जो 5 नंबर होगा वो आपका रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे होगा। ध्यान देना, यहाँ पे हम बातचीत करेंगे रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक, यहाँ आप कहेंगे कंपाउंड, रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे। हम इस सारे को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, बट आज हम थोड़ा सा छोटा टॉपिक बाउंड रोटेशनल एनर्जी के बारे में बातचीत करूंगा।
तो आप यहाँ पे इतना को लिखने के बाद आप हेडिंग देंगे बाउंड रोटेशनल एनर्जी। मीन्स बाउंड को रोटेट करने में जो एनर्जी लगेगी उसको मैं कहूँगा रोटेशनल एनर्जी। ध्यान देना, यहाँ मैं बातचीत करूँगा आपसे पहला एप्लीकेशन फर्स्ट। ध्यान देना, यहाँ मैं एप्लीकेशन आप कहेंगे फर्स्ट के बारे में बातचीत करूँ। फर्स्ट एप्लीकेशन फर्स्ट, ध्यान देना एप्लीकेशन फर्स्ट जो है मैं आपसे बातचीत करूँगा बाउंड रोटेशनल एनर्जी। बाउंड रोटेशनल एनर्जी कहेंगे किसको? ध्यान देना, किसी भी रिजिड पार्ट्स को मूवमेंट के लिए जो एनर्जी देंगे उस एनर्जी को हम कहेंगे रोटेशनल एनर्जी। ध्यान देना, सबसे पहले मैं रोटेशनल एनर्जी का डेफिनेशन बताता हूं। ध्यान देना, कोई भी बाउंड्स है, बाउंड्स को मूवमेंट के लिए जो एनर्जी लगे या बाउंड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगे और तोड़ने के बाद वो बाउंड रोटेट हो जाए तो उसको कहेंगे रोटेशनल एनर्जी। तो आप कहेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी that required to rotate any bound। और एनी बाउंड्स के बारे में बातचीत कर लूँ तो ट्रिपल भी बाउंड भी हो सकता है, डबल बाउंड भी हो सकता है, सिंगल बाउंड भी हो सकता है, कॉल्ड आप कहेंगे रोटेशनल एनर्जी। आप कहेंगे एनर्जी, इसको रोटेशनल एनर्जी कहेंगे। ध्यान देने वाली बात है, रोटेशनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, आप कहेंगे रोटेशनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन बाउंड्स एनर्जी, ऑन बाउंड एनर्जी पे। ध्यान देना, बाउंड एनर्जी के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि बाउंड एनर्जी जो आपको मिलेंगे सबसे ज़्यादा ट्रिपल बाउंड का मिलेंगे। ट्रिपल बाउंड के बाद आपका डबल बाउंड का मिलेगा और उसके बाद आपका सिंगल। ये बाउंड एनर्जी के बारे में बातचीत है। मीन्स आप कहेंगे सो रोटेशनल एनर्जी के बारे में बातचीत कर लूँ तो ध्यान देना, ट्रिपल बाउंड को मूवमेंट कराने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो किसी भी बाउंड को रोटेट करने के लिए अगर वो टूट नहीं रहा है तो उसको तोड़ने के लिए या रोटेट करने के लिए एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा और उस एनर्जी को ध्यान देना, कार्बन और कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बाउंड है और यहाँ पे कह दूँ कार्बन के बीच अगर डबल बाउंड है और कार्बन के बीच सिंगल बाउंड है तो सिंगल बाउंड खुद रोटेट हो जाएगा, अपने आप कॉन्फॉर्मेशन होते रहता है। आइसोमर में पढ़े होंगे, बट डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड में कॉन्फॉर्मेशन नहीं होता है। तो किसी भी बाउंड को मूवमेंट कराने के लिए जो एनर्जी देंगे उसी को रोटेशनल एनर्जी। तो ध्यान देना, यहाँ जो बाउंड एनर्जी के बारे में बातचीत करूँ तो बाउंड एनर्जी आप कहेंगे सबसे ज़्यादा ट्रिपल बाउंड का, आप कहेंगे इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, ये सी, तो आप कहेंगे बाउंड एनर्जी ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। सो रोटेशनल एनर्जी आप कहेंगे, सो रोटेशनल एनर्जी जो आपको मिलेंगे आप कहेंगे ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ध्यान देना, रोटेशनल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा तुम्हारा ट्रिपल बाउंड का, उसके बाद डबल बाउंड, उसके बाद सिंगल बाउंड। ध्यान देना,
जब भी आपसे कहे कि बाउंड रोटेशनल एनर्जी, तो आप कहना सबसे ज़्यादा ट्रिपल बाउंड, उसके बाद सिंगल बाउंड, उसके बाद डबल बाउंड। और कहीं सिंगल बाउंड पूछे और कहीं पार्शियली बाउंड्स पूछे तो आप कहेंगे कि जिसमें सिंगल बाउंड और पार्शियली डबल बाउंड के बारे में। तो डबल बाउंड में पार्शियली है मीन्स कुछ ना कुछ डबल बाउंड कैरेक्टर है, तो उस कंडीशन में पार्शियली डबल बाउंड का रोटेशनल एनर्जी ज़्यादा होगा, मीन्स उसको रोटेट होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। पहले आप इसको लिख लो। अब सुनना, थोड़ा सा मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं है, कम ही है, मैं उस कम के ही बारे में बातचीत करूँगा। यहाँ मैं कहूँगा फाइंड आउट रोटेशनल एनर्जी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। मैं कहूँगा फाइंड आउट रोटेशनल एनर्जी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। फाइंड आउट रोटेशनल एनर्जी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूं तो इसमें मैं फर्स्ट ले रहा हूं कि CH3 CH डबल बाउंड CH2 है, ये A है, ये 1 का A। और B के बारे में बातचीत करूं CH3, ये तुम्हारा CH3 और इस पॉइंट पे CH3 लिया और CH डबल बाउंड CH2 के बारे में बातचीत करूं। ध्यान देना, अगर कहीं भी किसी भी कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है, अगर रेजोनेंस होगा तो सिंगल बाउंड डबल बाउंड में कन्वर्ट होगा और डबल बाउंड आपका सिंगल बाउंड में कन्वर्ट होगा, अगर रेजोनेंस हो रहा है तब। अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो डबल बाउंड सिर्फ और सिर्फ डबल बाउंड में ही रहेगा, वो सिंगल बाउंड में कन्वर्ट नहीं होगा। ध्यान देना, इस स्ट्रक्चर को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, CH, यहाँ पे H, ये H, और यहाँ आप कहेंगे CH डबल बाउंड CH2। मैं पूछ रहा हूँ रोटेशनल एनर्जी ऑफ फॉलोइंग कार्बन कार्बन डबल बाउंड के बीच, कार्बन कार्बन डबल बाउंड के बीच रोटेशनल एनर्जी के बारे में बातचीत करूं तो ध्यान देना, अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं तो आपको देखने में लग रहा है डबल बाउंड कैरेक्टर, देखने में लग रहा है डबल बाउंड, और इसके बारे में बातचीत करूं इस कंपाउंड के बारे में तो ध्यान देना, यहाँ CH3 है C, ये तुम्हारे CH3 हैं, ये तुम्हारे CH3 और इस पॉइंट पे भी CH3 हैं, उसके बाद CH डबल बाउंड तेरा CH2 है। आपको देखने में लग रहा है ये भी डबल बाउंड, ये भी डबल बाउंड, तो आप कहेंगे कि दोनों की रोटेशनल एनर्जी सेम होगी, बट ऐसी कोई बात नहीं है। डिसाइडिंग फैक्टर ये है, तो ध्यान देना, इसमें ये रेजोनेंस हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन होगा, तो ये उठ करके यहाँ आएगा, ये उठ करके यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ जो स्ट्रक्चर मिलेंगे CH पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे H, यहाँ H डबल बाउंड CH, और यहाँ पे आप कहेंगे CH2, यहाँ पे आप कहेंगे नेगेटिव चार्ज मिलेंगे, ये ऐसा मिलेंगे। ध्यान देना, जब ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो आप कहेंगे कि इस पॉइंट पे डबल बाउंड भी हो सकता है और सिंगल बाउंड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ डबल बाउंड, यहाँ सिंगल बाउंड है, तो इस पॉइंट पे डबल सिंगल दोनों हो सकता है और इस पॉइंट पे भी डबल और सिंगल दोनों हो सकता है। अब सुनने वाली बात है, यहाँ पे डबल बाउंड सिंगल बाउंड मीन्स आप कहेंगे इस पॉइंट पे जो आपको मिलेंगे वो पार्शियली डबल बाउंड कैरेक्टर मिलेंगे। ध्यान देना, पार्शियली डबल बाउंड, ध्यान देना, पार्शियली डबल बाउंड कैरेक्टर, पार्शियली डबल बाउंड कैरेक्टर। बट ध्यान देना, इस पॉइंट पे अगर मैं बातचीत करूं तो इस डबल बाउंड के एडजेसेंट पे CH है नहीं, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी नहीं होगा, रेजोनेंस भी नहीं होगा, तो यहाँ इस पॉइंट पे आप कहेंगे कंप्लीटली डबल बाउंड कैरेक्टर होगा, कंप्लीटली आप कहेंगे डबल बाउंड कैरेक्टर मिलेंगे, डबल बाउंड कैरेक्टर मिलेंगे। तो ध्यान देना, इसमें डबल बाउंड है, इसमें सिंगल बाउंड,
तो सिंगल बाउंड को रोटेट करना इजीली हो जाता है, ये इजीली घूम जाएगा सिंगल बाउंड। और अगर डबल बाउंड है तो इसमें रिजिड पार्ट्स है, ये आपका घूमेगा ही नहीं, और इसको घुमाने के लिए एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगी इसको घुमाने के लिए। तो जब एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगी तो आप कहेंगे कि यहाँ कंप्लीटली डबल बाउंड कैरेक्टर है, सो रोटेशन इज डिफिकल्ट, इज DIFFICULT, डिफिकल्ट है, रोटेशन डिफिकल्ट है। सो रोटेशन एनर्जी, बट रोटेशन डिफिकल्ट है, बट हमको इसको रोटेट कराना है, तो इसमें एनर्जी ज़्यादा लगेगी और इसमें एनर्जी कम लगेगी। सो रोटेशनल एनर्जी, सो रोटेशनल एनर्जी आप कहेंगे ये B ग्रेटर देन A मिलेंगे, B ग्रेटर देन A। रोटेशनल एनर्जी B का ज़्यादा होगा, A का कम होगा, ध्यान देना। तो आप कहेंगे कि जहाँ पे डबल बाउंड कैरेक्टर होगा, डबल बाउंड कैरेक्टर, वहाँ पे आपका रोटेशनल एनर्जी ज़्यादा होगा। और ध्यान देने वाली बात है, अगर डिलोकेलाइजेशन ज़्यादा होगा तो डबल बाउंड कन्वर्ट टू सिंगल बाउंड कैरेक्टर। मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ, नोट करके, इफ रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन increases then double bound character decreases, double bound character decreases and डबल बाउंड कैरेक्टर डिक्रीज होगा एंड रोटेशनल एनर्जी इंक्रीजेज, TATION, रोटेशनल एनर्जी। ध्यान देना, डबल बाउंड जब सिंगल बाउंड में कन्वर्ट होगा तो रोटेशन के लिए कम एनर्जी, सिंगल बाउंड अपने आप रोटेट करते रहता है, तो आप कहेंगे कि सिंगल बाउंड जब कन्वर्ट होगा, डबल बाउंड सिंगल बाउंड में, तो रोटेशनल एनर्जी डिक्रीज होगा, रोटेशनल एनर्जी आप कहेंगे डिक्रीजेज। अब ध्यान देना, यहाँ पे देखना हाइपर कंजुगेशन हुआ, यहाँ आप कहेंगे हाइपर कंजुगेशन, और यहाँ ना तो हाइपर कंजुगेशन है ना तो रेजोनेंस है, तो यहाँ डबल बाउंड से सिंगल बाउंड हो गया ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, बट यहाँ डबल का डबल ही रह गया। तो उस कंडीशन में रोटेशनल एनर्जी इनका ज़्यादा हुआ, इसका कम, मीन्स हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस अगर इंक्रीज होगा तो रोटेशनल एनर्जी आपका डिक्रीज होगा। पहले आप इतना को लिख लीजिए, पहले इतना को लिखिए आप, ध्यान देना। इसके बाद मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूं तो थोड़ा सा सुनोगे। सेकंड क्वेश्चन, ध्यान देना, सेकंड क्वेश्चन में मैंने लिया, सेकंड क्वेश्चन में मैंने लिया कि CH3 यहाँ OH, CH3O, CH डबल बाउंड CH2, ये तुम्हारे A है, और B में यहीं पे मैं हाइपर कंजुगेशन ले लूँ, CH3 यहाँ पे कह रहा हूँ CH डबल बाउंड CH2। तो ध्यान देना, यहाँ जो लोन पेयर है ये अगर उठ करके इधर आते हैं तो ये रेजोनेंस कर जाएंगे, रेजोनेंस के बाद मैं यहाँ पे कहूँगा कि ये CH3O पॉजिटिव चार्ज डबल बाउंड CH, और यहाँ पे आपका CH2 निगेटिव चार्ज होगा, मीन्स डबल बाउंड कन्वर्ट हो रहा है सिंगल बाउंड। तो आप कहेंगे इस पॉइंट पे आपका पार्शियली डबल बाउंड है, मीन्स डबल बाउंड के साथ साथ यहाँ सिंगल बाउंड है, क्योंकि ये डबल बाउंड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल, तो यहाँ डबल भी हो सकता है, नहीं तो सिंगल। तो आप कहेंगे इस पॉइंट पे पार्शियली आप कहेंगे डबल बाउंड्स रहेगा, पार्शियली डबल बाउंड, ध्यान देना। और यहाँ ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ मैं लिख देता हूँ ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस के कारण, ध्यान देना,
यहाँ पे देखोगे इस डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पे अल्फा CH है जो हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, तो ये भी आपका पार्शियली डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। यहाँ आप कहेंगे ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट टू डबल बॉन्ड कन्वर्ट टू सिंगल बॉन्ड। यहाँ आप कहेंगे सिंगल बॉन्ड ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ड्यू टू यहाँ आप कहेंगे हाइपर कंजुगेशन के कारण ये आपका कन्वर्ट होगा सिंगल। अब ध्यान देना, ये भी डबल बाउंड सिंगल बाउंड, ये भी डबल बाउंड सिंगल बाउंड, बट आपको बोले है कि रेजोनेटिंग इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन में मोर इफेक्टिव रेजोनेटिंग इफेक्ट। यहां पे लिख देता हूं, वी नो दैट रेजोनेटिंग इफेक्ट is more effective than hyperconjugation. Then resonating effective is more effective than hyperconjugation. तो ध्यान देना, रेजोनेटिंग इफेक्ट मोर इफेक्टिव है। तो यहाँ जो पार्शियली, यहाँ जो डबल बाउंड है ये मैक्सिमम सिंगल बाउंड दिखाएगा और ये मैक्सिमम सिंगल बाउंड दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे आप कहेंगे सो इन केस ऑफ फर्स्ट सिंगल बाउंड कैरेक्टर आप कहेंगे इंक्रीजेज। ध्यान देना, यहाँ सिंगल बाउंड कैरेक्टर ज्यादा है ड्यू टू रेजोनेंस के कारण, रेजोनेटिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। तो यहाँ डबल सिंगल बाउंड में हो गया, बट यहाँ पे डबल का डबल ही रह गया, हाइपर कंजुगेशन लेस इफेक्टिव है। तो यहाँ ध्यान देना, तो इसको रोटेट करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी। सो यहाँ आप कहेंगे रोटेशनल एनर्जी आप कहेंगे बी ग्रेटर देन ए होगा। यहाँ पे बी ग्रेटर देन ये, पहले आप इतना को लिखो, उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन दूंगा। ध्यान देना, जिसमें मैक्सिमम डिलोकलाइजेशन होगा, डबल बाउंड से सिंगल बाउंड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और सिंगल बाउंड हो गया तो उसको रोटेशन करने के लिए कोई खास एनर्जी नहीं लगेगी। तो जिसमें मैक्सिमम डिलोकलाइजेशन होगा उसका रोटेशनल एनर्जी कम हो जाएगा, ड्यू टू डाइपोलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। अब ध्यान देना, इसी में मैं थर्ड के बारे में बातचीत करूंगा। यहीं पे मैं थर्ड के बारे में बातचीत करूंगा। यहां देखना, थर्ड के बारे में, ये जो थर्ड है तुम्हारा, ये थर्ड में ए के बारे में बातचीत करूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ए है। ध्यान देना, इसी में बी के बारे में बातचीत कर लो, तो बी के बारे में बातचीत करूंगा तो CH3CH डबल बाउंड CH3 रेजोनेंस ले लेता हूं O, यहाँ CH डबल बाउंड CH2, रोटेशन एनर्जी कंपेयर करना है इस डबल बाउंड के बीच, मीन्स इसके बाद यहाँ मैं लिख देता हूं कंपेयर्ड रोटेशनल एनर्जी बिटवीन कार्बन एंड कार्बन डबल बाउंड के बीच। और इसी में मैं अगर सी के बारे में बातचीत कर लूं तो कह रहा हूं कि CH3OCH डबल बाउंड CH, उसके बाद मैं कह रहा हूं C डबल बाउंड OCH3। ध्यान देना, यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ तो कोई रेजोनेंस हो नहीं रहा है डबल बाउंड के साथ, इस डबल बाउंड के साथ कहीं कोई रेजोनेंस, यहाँ कंप्लीटली डबल बाउंड है। ध्यान देना, इस डबल बाउंड के साथ ये कंजुगेट पे है, तो ये उठ करके इधर आएंगे, तो ये उठ करके यहाँ, तो आप कहेंगे कि यहाँ पार्शियली डबल बाउंड है। यहाँ पे कहेंगे पार्शियली
आप कहेंगे डबल बाउंड कैरेक्टर आएंगे, डबल बाउंड कैरेक्टर, डबल बाउंड कैरेक्टर में आएंगे। ध्यान देना, इसमें जब उठ करके इधर आएंगे तो ये उठ करके इधर आएंगे, उस कंडीशन में ये रेजोनेंस कर जाएंगे। तो यहाँ एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, बढ़ा हुआ रेजोनेंस है। इसमें देखो ये टूटा, ये टूटा, इसमें ये टूटा, ये टूटा, ये टूटा, तो इसमें आप कहेंगे एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, रेजोनेंस, एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। और जब एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगा तो कहीं भी डबल बाउंड कैरेक्टर इसमें थोड़ा सा कम होगा। यहाँ आप कहेंगे ये भी डबल बाउंड सिंगल, पार्शियली डबल बाउंड है, ये भी पार्शियली डबल बाउंड है। बट ध्यान देना, जब डबल बाउंड सेम है तो यहाँ भी पार्शियली डबल बाउंड है, ये भी पार्शियली डबल बाउंड। तो ध्यान देना, यहाँ पे इस दोनों में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पार्शियली डबल बाउंड। आप कहेंगे पार्शियली डबल बाउंड। ध्यान देना, जब पार्शियली डबल बाउंड कैरेक्टर होगा तो दोनों में देखना है कि किस में डबल बाउंड कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो इसमें ध्यान देना, डबल बाउंड कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इसमें डबल बाउंड कैरेक्टर कम होगा। ध्यान देना, डबल बाउंड कैरेक्टर अगर कम होगा, ध्यान देना इसमें डबल बाउंड कैरेक्टर ज़्यादा है, दोनों में पार्शियली है तो पार्शियली में कंपेयर करना है। तो जब पार्शियली में कंपेयर करोगे तो यहाँ डबल बाउंड कैरेक्टर मोर है, यहाँ आप कहेंगे डबल बाउंड कैरेक्टर आप कहेंगे कि ज़्यादा होगा। और यहाँ मैक्सिमम रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ आप कहेंगे सिंगल बाउंड कैरेक्टर होगा। तो ध्यान देना, सो बाउंड रोटेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा, बाउंड रोटेशनल आप कहेंगे एनर्जी का जो ऑर्डर होगा, बाउंड को रोटेट करने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी ए में लगानी होगी। ए के बाद आप कहेंगे बी, बी के बाद आप कहेंगे सी, आप कहेंगे ए बी सी। पहले आप इतना को लिख लीजिए, उसके बाद मैं 2 क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं। ध्यान देना, 3 के बाद मैं एक 4th क्वेश्चन ले रहा हूं, 3 के बाद एक क्वेश्चन 4th। ध्यान देना 4th क्वेश्चन, ध्यान देना 4th के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, यहाँ 4th क्वेश्चन में मैं कहूँगा थोड़ा सा सुनना, ये 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पे ये 5 मेंबर रिंग और यहाँ पे 3 मेंबर्स रिंग, ये ऐसा मैंने कहा। और ध्यान देना, दूसरा मैं अगर स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, ये तुम्हारे ए हैं, मैं बी के बारे में बातचीत कर लूँ तो बी के बारे में अगर मैं बातचीत करूँगा तो ये कुछ 7th मेंबर हैं, इसको मैं 5 मेंबर रिंग बना रहा हूँ यहाँ पे, या इसको भी मैं थोड़ा सा 3 मेंबर ही रिंग बना लूँ, ये ऐसा, ये डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड। ध्यान देना, इसी में मैं अगर 6 के बारे में बातचीत कर लूँ तो एक 7 मेंबर रिंग और एक 5 मेंबर रिंग बना लूँ। यहाँ ध्यान देना, यहाँ ये 7 मेंबर रिंग और इसके बारे में बातचीत करूँ तो ये तेरा 5 मेंबर रिंग है। ध्यान देना, ये एक्चुअली इस टाइप का स्ट्रक्चर है। मैं कह रहा हूं फाइंड आउट बाउंड रोटेशनल एनर्जी बिटवीन कार्बन बाउंड इन करेक्ट ऑर्डर। तो यहां पे आपको देखना है कि क्या सब हो सकता है। तो सुनना, एरोमेटिसिटी कंसेप्ट बताए हैं। इस बाउंड के बारे में बातचीत करूं, या तो ऊपर आएगा नहीं तो नीचे आएगा, बट मैं आपको बताया हूं कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है तो अगर वो एरोमेटिसिटी को होल्ड करता है तो उस मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो मॉलिक्यूल्स स्टेबल होने के लिए वो एरोमेटिक कंपाउंड बनना चाहेगा। तो एरोमेटिक बनने के लिए अगर इसको उठा करके ऊपर कर दो तो ध्यान देना ये डाइपोलर आयंस में कन्वर्ट होगा, और डाइपोलर्स आयंस
आप इसको कुछ इस तरह से बना सकते हो, यहाँ निगेटिव डबल बॉन्ड, और इसके बारे में बातचीत करेंगे आप। ये पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसा, ध्यान देना। तो आप कहेंगे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक, मैं एरोमेटिसिटी बताया हूँ, देख लेना। और इसके भी बारे में बातचीत करेंगे, तो ये एरोमेटिक ही होगा, ये भी एरोमेटिक ही है, क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन से। अभी मैं एरोमेटिसिटी पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान देना। इसको ऊपर ले आऊँ तो ये एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक। अगर इसको नीचे ले आऊँ, इसको नीचे ले आऊँ, तो ये एंटी एरोमेटिक और ये एरोमेटिक होगा। सुनने वाली बात है। ये जो डबल बाउंड है, इसको ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओ, हमको देखना होगा कि इसमें सिंगल बाउंड है या डबल बाउंड। ध्यान देना, जब ये ऊपर गया तो ये डबल बाउंड टूट करके यहाँ निगेटिव पॉजिटिव, तो ये एरोमेटिक बना। तो इसके रिस्पेक्ट में ये मोर स्टेबल है। तो यहाँ डाइपोलर आयन सेपरेट हो गया है, मीन्स दोनों आयन्स, मीन्स यहाँ डबल बाउंड है नहीं। आप कहेंगे कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिंगल बाउंड है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बाउंड। अब ध्यान देना, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ निगेटिव, ये एरोमेटिक होगा, यहाँ एंटी एरोमेटिक होगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक। अगर इसको नीचे ले आता हूं तो ये एरोमेटिक, ये एंटी, मीन्स दोनों में से कोई एक आपका एरोमेटिक होगा, नहीं तो एंटी एरोमेटिक होगा। तो ध्यान देना, इस बॉन्ड को अगर हम क्लीवेज करेंगे तो ऊपर वाले को मैं एंटी एरोमेटिक बनाता हूं। ध्यान देना, यहां पे आप कहेंगे ये जो स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, यहाँ डबल बाउंड, ये निगेटिव, और यहाँ आप कहेंगे ये डबल बाउंड, ये पॉजिटिव। ये ऐसा आप ऊपर करोगे या नीचे करो, एक एरोमेटिक होगा, दूसरा एंटी एरोमेटिक होगा। तो ध्यान देना, ये तुम्हारा एंटी एरोमेटिक हुआ, एंटी एरोमेटिक, और ये तुम्हारा एरोमेटिक होगा, ये एरोमेटिक होगा। ध्यान देने वाली बात है कि इसको मैं नीचे ले आऊं या ऊपर ले जाऊं। ध्यान देना, ऊपर ले जाएंगे तो ये भी एंटी एरोमेटिक, ये भी एंटी एरोमेटिक रखनी नहीं है, नीचे ले आओ तो ये भी एरोमेटिक, ये भी। आप कहेंगे यहां अगर मैं बातचीत करूं तो ये तुम्हारे मिलेंगे, यहां पॉजिटिव चार्ज डबल बाउंड, और इसके बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहेंगे डबल बाउंड निगेटिव चार्ज। तो यहां देखना, ये तुम्हारे एरोमेटिक होंगे, और यहाँ पे आप कहेंगे एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के, ये भी एरोमेटिक। ध्यान देना, तो आप कहेंगे कि जब ये एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है, ध्यान देना, ये भी एरोमेटिक है, तो ये तो सेपरेट हो जाएगा, और ये भी सेपरेट हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होगा तो आप कहेंगे कि यहाँ पे सिंगल बाउंड कैरेक्टर मिलेगा, सिंगल बाउंड कैरेक्टर मिलेंगे, और इसमें भी आपको इस पॉइंट पे आप देखेंगे सिंगल बाउंड कैरेक्टर मिलेंगे। बट ध्यान देना, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसको इधर से इधर, या आप कहेंगे इधर से इस साइड टूटने की टेंडेंसी नहीं होगी। मीन्स आप कहेंगे यहाँ पे डबल बाउंड कैरेक्टर रहेगा, यहाँ पे आप कहेंगे डबल बाउंड कैरेक्टर है, डबल बाउंडेड कैरेक्टर हैं, डबल बाउंड। और डबल बाउंड को रोटेट होने में परेशानी है, अगर इसको रोटेट करानी होगी तो इसके लिए रोटेशन एनर्जी जो है ज़्यादा देनी पड़ेगी। इसको अगर मैं ए मान लूँ, ये बी मान लूँ, ये सी मान लूँ, तो आप कहेंगे कि यहाँ डबल बाउंड है और डबल बाउंड का रोटेशनल एनर्जी ज़्यादा होगा। सो रोटेशनल एनर्जी, आप कहेंगे रोटेशनल एनर्जी जो होंगे B ग्रेटर देन A इक्वल टू C। अब सुनना, सबसे ज़्यादा B, A और C। अब ध्यान देना, ये भी तुम्हारे सिंगल बाउंड है, ये भी तुम्हारे सिंगल बाउंड। बट ड्यान देना, जब दो बड़ा रिंग होगा तो रिपल्सन के कारण खुद ब खुद घूम जाएगा, खुद ब खुद अपने आप घूमेगा ड्यू टू रिपल्सन। बट यहाँ देखो रिपल्सन, छोटा रिंग में रिपल्सन कम होता है,
तो यहाँ पे रिपल्सन कम है, तो यहाँ रिपल्सन कम है तो इसको रोटेट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप कहेंगे कि ए और सी में रोटेशनल एनर्जी के बारे में बातचीत करूं, ए होगा ग्रेटर देन सी, और ओवरऑल रोटेशनल एनर्जी के बारे में बातचीत करूं, रोटेशनल एनर्जी के बारे में बातचीत करूं तो सबसे ज़्यादा बी होगा, ए होगा, उसके बाद आपका सी होगा। पहले आप इतना को लिख लो, इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लूंगा। ध्यान देना, डाइपोलर आयंस हैविंग लेस, ध्यान देना यहां पे डाइपोलर में कन्वर्ट हुआ, यहां डाइपोलर मीन्स डबल बाउंड टूट गया अपने आप, स्टेबिलिटी गेन कर, बट ये डबल बाउंड टूटा नहीं। और डबल बाउंड अगर नहीं टूटा तो इसको रोटेट करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए इसका रोटेशनल एनर्जी ज़्यादा होगा। अब यहीं पे एक मैं 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना, यहाँ मैं 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। तो आप देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से, ये ऐसा है, यहाँ डबल बाउंड है, ये तेरा कुछ डबल बाउंड वो है। अब सुनने वाली बात है, जैसे मैं कह रहा हूँ ये 1 और 2, इसमें सिर्फ सिंगल कंपाउंड का रोटेशनल एनर्जी कैसे चेक करूंगा। तो ध्यान देना, इस कंपाउंड के लिए मैंने 2 कंडीशन लिया। एक कंडीशन फर्स्ट कंडीशन, इसको उठा करके इधर दिया और इसको उठा करके इधर दिया। तो ऊपर वाले को मैंने बोला फर्स्ट और इसको मैंने माना सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहां मैं फर्स्ट के बारे में बातचीत करूंगा और इधर मैं सेकंड के बारे में बातचीत करूंगा। फर्स्ट के बारे में बातचीत करूंगा तो जब बाउंड ब्रेक होंगे या बाउंड यहां से टूटेंगे, आयंस में कन्वर्ट होंगे, तो इसका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, डबल बाउंड, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आप कहेंगे डबल बाउंड, ये नेगेटिव चार्ज, डबल बाउंड ओ, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ये आपका फर्स्ट का होगा। ध्यान देना, यहीं पे थोड़ा सा मैं सेकंड के बारे में बातचीत कर लूँ, इसको उठा करके इस साइड देता हूँ। अगर इस साइड अगर मैं लगाया डबल बाउंड, ये ऐसा नेगेटिव चार्ज, यहाँ अगर मैं बातचीत करूँ डबल बाउंड हो, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, मैं बताया हूँ कि जब कोई हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ मल्टीपल बाउंड रहे तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इस बाउंड को खींचने की टेंडेंसी होगी, और इस बाउंड को खींचने की टेंडेंसी होगी तो आप कहेंगे ये जो स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे कुछ इस तरह से मिलेंगे, डबल बाउंड। यहाँ पर मैं इस थोड़ा सा बाउंड को बड़ा करके लिख रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ नेगेटिव चार्ज डबल बाउंड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ओ पे नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान देना, ये जो कंपाउंड होंगे, ये कंपाउंड ये एरोमेटिक होंगे, और ध्यान देने वाली बात है ये जो कंपाउंड होंगे ये भी एरोमेटिक ही होंगे, ये भी एरोमेटिक, क्योंकि 2, 2, 4, 2, 6 एरोमेटिक। अब सुनना, बट इसके बारे में बातचीत करूं तो ये मल्टीपल बाउंड के साथ ये इस साइड आएंगे, इस साइड आएंगे तो ये तेरे को कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, डबल बाउंड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखाई देंगे। और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये पॉजिटिव चार्ज डबल बाउंड, यहाँ ओ नेगेटिव पॉजिटिव। तो ध्यान देना, ये जो कंपाउंड हैं ये तुम्हारे एंटी एरोमेटिक हैं, एरोमेटिसिटी में पढ़ाया हूं, अभी एप्लीकेशन के बारे में बातचीत कर रहा हूं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एरोमेटिक कैसे हुआ। आप पहले जो एरोमेटिसिटी पढ़ाया गया है आप उसको देख करके आओ, तब एप्लीकेशन को आप लोग पढ़ेंगे, और जब एप्लीकेशन को पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा, बट पहले आपको मज़ा आनी चाहिए।
तो ध्यान देना ये भी एंटी एरोमेटिक है, और इस कंपाउंड को देखोगे तो ये भी एंटी एरोमेटिक होगा। मीन्स आप कहेंगे ये जो तुम्हारे सेकेंड केस है, तो सेकेंड केस में ये इधर से इस साइड नहीं आएंगे, मीन्स ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है, और ये जो स्ट्रक्चर है इससे आया है। तो ध्यान देना ये डाइपोल्स जब सेपरेट हो जाए, यहाँ आप कहेंगे ये डाइपोलर आयंस है, यहाँ आप कहेंगे डाइपोलर आयंस है, और ये दोनों कंपाउंड अनस्टेबल हो रहे हैं, अनस्टेबल, एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल है, और क्या है ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, तो ये स्टेबल है। और जब स्टेबल होगा तो बाउंड का शिफ्टिंग 1 से 2 की तरफ आएंगे, इस फॉर्म में आएंगे, और इस फॉर्म में आएंगे तो ये फॉर्म करेंगे डाइपोलर आयंस, ये नॉट फॉर्म्स डाइपोलर आयंस, नॉट फॉर्म्स डाइपोलर आयंस, ये डाइपोलर आयंस फॉर्म करेगा ही नहीं। तो जब भी स्टेबिलिटी देखना है आप ऐसे ब्रेक करेंगे, स्टेबल बना करके। पिछले जो एग्जाम्पल दिए थे 4th वाला, उसमें भी मैंने स्टेबिलिटी बना करके आपको बताया था। तो ये जो कंपाउंड है ड्यू टू डाइपोलर आयंस, ड्यू टू डाइपोलर आयंस, डाइपोलर आयंस, बाउंड रोटेशन एनर्जी या बाउंड रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी मिनिमम, यहाँ आप कहेंगे मिनिमम होगा। मीन्स यहाँ जो आपका है सिंगल बाउंड कैरेक्टर है, यहाँ आप कहेंगे सिंगल बाउंड, आप कहेंगे कैरेक्टर है, सिंगल बाउंड कैरेक्टर। ध्यान देना, आज आपने इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन का फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा है, जिसमें आपने देखा रोटेशनल एनर्जी। नेक्स्ट क्लास जो आपका सेकेंड एप्लीकेशन होगा वो होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल्स का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आपने इसको देखा होगा, अच्छा लगा होगा, नेक्स्ट क्लास भी आपको अच्छे ही लगेंगे, और अल्टीमेट एकेडमी को आप लोग देखते रहेंगे और ठीक ढंग से पढ़ेंगे और आपका रिजल्ट होगा। और इतना कहने के बाद मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू, बाय।